हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्य किरण बैच के आलोक में भी आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की चर्चा जो रहेगी कक्षा क्रमांक 16 जो अपलोड तो हुआ था लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो सही तरीके से या व्यवस्थित तौर पर क्या अपलोड नहीं हो पाया था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कक्षा क्रमांक 16 को ही वाइंड अप करेंगे। कल सूर्यकिरण बैच के अंतर्गत जो कक्षा आपको उपलब्ध करवाई गई थी वो आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो आपका रिमेनिंग पार्ट रहा था, जो आपको नहीं मिल पाया था, उसके संदर्भ में एक कक्षा आपको उपलब्ध करवाई गई थी। ये कल का डिस्कशन आपका रहा था, ठीक है। कक्षा क्रमांक 16 जो आपके लिए तैयार किया गया था वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन के संदर्भ में तैयार किया गया था। और वो चर्चा हम फिर वही कहेंगे कि तकनीकी खराबी के कारण वो क्लास व्यवस्थित तौर पर अपलोड नहीं हो पाई थी। इस नाते आज का जो आपका डिस्कशन होगा वो कक्षा क्रमांक 16 के संदर्भ में ही होगा। आप इसे कक्षा क्रमांक 16 ही मान के चलेंगे, क्योंकि सूर्यकिरण बैच तथा अभिजय बैच के अंतर्गत जो भी कक्षाएं आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं कक्षा के क्रमांक के साथ आ रहा है, ताकि आपको सीक्वेंस बनाने में दिक्कत ना आए। तो कुल मिलाकर के आपके पाठ्यक्रम में एक शब्दावली का जिक्र किया गया जिसको कहा गया हिंदी में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, और इसी को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन आप कहते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास आ जानी चाहिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का परीक्षा उपयोगी धरातल क्या कहता है, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में जो भी आपके परीक्षा उपयोगी सवाल बन सकते हैं, तो इन तमाम प्रकार की जो बातें हैं इनको आधार बनाते हुए हम लोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में आज की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सभी लोग इस चर्चा का शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आलोक में और सामूहिकता के भाव को अपनाते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जैसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग मेरा व्यवहार तो समझते होंगे, शुरुआत में ही मैं यहां पर आपको हेडिंग बना के कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूं, है ना। मैं वही चीज आपको आज भी सिखा करके चलूंगा जो चीज मैंने हमेशा आपको सिखाया होगा। अगर आपको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अपने ग्रिप में करना है या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को आप परीक्षा उपयोगी बनाना चाहते हैं, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में जो नाना प्रकार के मूल्य हैं उनका आप बड़ी आसानी के साथ क्या है आत्मसातीकरण करना चाहते हैं, तो पहले एक कहावत का जिक्र आपको करके चलना पड़ेगा। हमारे समाज में कहावतें तो खैर बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ेंगी, उनकी अपने आप में क्या है कोई निश्चित सीमा तो नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों हमारे समाज में एक कहावत ये बौद्धिक जगत की कहावत है, ये समाज के सामान्य जनमानस की कहावत नहीं है। क्योंकि जो समाज का सामान्य जनमानस है, जो भीड़ का अंग बना हुआ है, वो आपको कोई सटीक कहावत या किसी विषय वस्तु के संदर्भ में सटीक परिभाषा देकर के नहीं चलेगा। ये जो कहावत आई है ये बौद्धिक जगत की दुनिया से बाहर निकली है, और इस कहावत में यह कहा जाता है कि शिक्षा जो है यानी कि जो एडुकेशन है, शिक्षा हम क्यों ग्रहण करेंगे, यानी कि शिक्षा को हमें क्यों ग्रहण करके चलना चाहिए। तो बौद्धिक जगत की एक कहावत कहती आई है कि शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए हो, शिक्षा ज्ञान के अर्जन के लिए हो। बात को समझना, शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में हो, शिक्षा ज्ञान के अर्जन के संदर्भ में हो। हम लोग थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, और हम लोग अगर थोड़ा सा अलग हो जाते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं कि हम कोई गंभीर अपराध करके चल रहे हैं। दरअसल हमारा तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया का माहौल बना हुआ है, तो हमें एडुकेशन को थोड़ा उस हिसाब से टैकल करके चलना पड़ेगा, थोड़ा उस हिसाब से क्या डील करके चलना पड़ेगा। लेकिन बौद्धिक जगत की कहावत हमेशा से आपके बीच में रही है कि अगर एडुकेशन का उद्देश्य है ना ज्ञान प्राप्ति करना हो जाए, यानी कि एडुकेशन का उद्देश्य ज्ञान को अर्जित करना हो जाए, तो आप ये मान के चलेंगे कि जिन विषय वस्तुओं के संदर्भ में आपने अपने आप को किसी एडुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा है, आप उन विषय वस्तुओं के महारथी कहलाएंगे, अच्छे जानकार कहलाएंगे, गंभीर जानकार कहलाएंगे। ये बात ठीक भी है, वैसे इस बात को अपनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
और जैसे हम हमेशा आपको कहते रहते हैं कि हर मामले में या हर विषय वस्तु के संदर्भ में आपका शुरुआती डिस्कशन क्या है, बहुत ज्यादा तथ्यात्मक नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी भी विषय वस्तु में प्रवेश पाना है तो पहले आप क्या है, थोड़ा सा एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के चलेंगे कि भाई उस विषय वस्तु की मेजर डिमांड क्या निकल के आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आपको ये बताने वाला है कि इसका पूरा ध्यान कहां रहेगा, हायर एजुकेशन पर रहेगा। इसका पूरा ध्यान कहां रहेगा, हायर एजुकेशन पर रहेगा, या इसका पूरा ध्यान कहां रहेगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर रहेगा। हालांकि छोटी मोटी जो डिस्कशन आपको मिलेंगे वो प्राइमरी लेवल पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो कंप्लीट डेडिकेशन है वो या तो आप बता के चलेंगे यूनिवर्सिटी लेवल का जो आपका एजुकेशन है या आपका जो हायर लेवल का एजुकेशन है वहां के बारे में आपको बताएगा कि अगर आप वहां किसी भी शिक्षा प्रोग्राम के साथ अपना जुड़ाव करके चलना चाहते हैं तो शिक्षा प्रोग्राम के साथ जब आप जुड़ाव करके चलेंगे तो आप केवल वैल्यूज को रटने का प्रयास ना करें, बल्कि उनके साथ अपना गंभीर जुड़ाव करके चले। और शिक्षा व्यवस्था या किसी भी शिक्षा प्रोग्राम के साथ जब आप लोग अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो आपका बड़ा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए, ज्ञान अर्जन होना चाहिए, ताकि आप उस विषय वस्तु के महान खिलाड़ी कहलाएं या आप उस विषय वस्तु के गंभीर खिलाड़ी कहलाएं। प्रैक्टिकली मैं बहुत सारी बातें अभी आपको बता करके चलूंगा। तो शुरुआत में हम आपको 2-3 प्रकार की बातें बता रहे हैं कि एजुकेशन का बड़ा उद्देश्य यह बताया है कि हम वैल्यूज को रटने के प्रयास नहीं करेंगे, वैल्यूज के साथ बलपूर्वक व्यवहार लेकर के नहीं आएंगे, जबरदस्ती उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को गहराई में जाकर के कैलकुलेट करने का मतलब जो है प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने आप को यह बता पाए कि हमने जिस शिक्षा प्रोग्राम के साथ या जैसी शिक्षा व्यवस्था के साथ अपना जुड़ाव किया है तो उसका उद्देश्य क्या बन के आता है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का अर्जन। और यह वही मामला है जैसा जैन धर्म में आपको बताया गया था, सम्यक ज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंप्लीट नॉलेज, यानी कि एक ऐसा ज्ञान जो समय पर कभी भी आपका साथ ना छोड़े। तो यह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का शुरुआत में एक बड़ा उद्देश्य रहेगा जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो भी बातें हैं या इसका जो भी बड़े डिस्कशन आपके सामने बन के आएंगे उनका जुड़ाव आप कहां करके चलेंगे। तो कंप्लीट जो एसोसिएशन होगा या जो वेरी डीप एसोसिएशन होगा या जो प्रत्यक्ष जुड़ाव होगा या जो आपका गहरा जुड़ाव होगा वो या तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ आप करके चलेंगे या फिर आप किसके साथ करके चलेंगे, हायर एजुकेशन के साथ करके चलेंगे। ये बातें शुरुआत में क्या है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना, कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना इस बात को, आज हम शुरुआत में आपको ये बात बता रहे हैं, कभी ठंडे दिमाग से इस बात को बैठ करके सोचना कि हम मेहनत तो दुनिया भर की करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत में वास्तव में क्या कोई कमी है या हमारी मेहनत प्रत्येक प्रकार के मामले के संदर्भ में व्यवस्थित है। इन बातों को जरा ठंडे दिमाग से एक बार इन पर विचार लाने की आवश्यकता है। देखो थोड़ा समय लग जाता है, कई बार अच्छी कैलकुलेशन करने में क्या थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आप एक बात हमेशा मान के चलना कि जितना अच्छा समय आप दे करके चलोगे तैयारी भी आपकी उतनी अच्छी होगी और परीक्षा भवन में उतनी ही कम असुविधाओं का, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दिमाग में बैठा लो कि नेशनल नॉलेज कमीशन उद्देश्य क्या बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य जो अलग अलग प्रकार के मूल्य हैं उनको रटना नहीं है, बल्कि उनको अपने साथ जोड़ना है और कुछ इस प्रकार से जोड़ना है ताकि वो आपका कभी साथ छोड़ करके ना जाए, ताकि कहीं अगर आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिले तो आपको परेशानियों का या असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। कुछ बातें लेक्चर के दौरान प्रैक्टिकली हम आपको समझाने की बात करेंगे कि ये जो कहावत आपकी रहती है बौद्धिक जगत की दुनिया की, इसकी असली ताकत क्या है, किस तरीके से आप इसको क्या है कैलकुलेट करके चलेंगे। सबसे पहले अब आपको काम क्या करना है, आपको अपने टॉपिक का नामकरण करना है। तो जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नामकरण आप किस रूप में करके चलेंगे, तो टॉपिक आपका क्या बनता है जी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनता है। आपका टॉपिक क्या बनता है भाई, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनता है। ओके, और जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में क्या कहा, नेशनल नॉलेज कमीशन आपने कहा,
नेशनल नॉलेज कमीशन आपने कहा। अब हमें काम क्या करना पड़ेगा? अब हमें सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि हल्के फुल्के सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनल नॉलेज जो कमीशन आपका रहेगा, इसको मेरे प्यारे साथी क्या देकर चलेंगे, एक टाइम पीरियड आपको इसको क्या है देकर के चलना पड़ेगा। ओके, अब जब आप इसको एक टाइम पीरियड देने की बात करोगे तो प्रॉपर आप देंगे 2005 से लेके और किसके बीच का देंगे, 2008 के बीच का आप इसको क्या है एक प्रॉपर टाइम पीरियड आप देने की बात करेंगे। यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन आपके सामने आया है वो गठन कितने वर्षों के लिए है, वो 3 वर्षों के लिए है। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अपने तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करके चलना था, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को 2005 से लेके 2008 के बीच का क्या है टाइम यहां पर दिया गया है। अब देखो यहां पर मजे की बात क्या है, यहां पर मजे की बात यह है कि अगर आपको यह बताना पड़ जाए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन, अगर आपको यह बताना पड़ जाए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन, तो आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन है वो आपको क्या कह के चलना पड़ेगा, वो तो भाई आपको यहां इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है 2005 ही आपको कह के चलना पड़ेगा। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन आपको क्या मान के चलना पड़ेगा, 2005 ही आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो रिपोर्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो आपकी रिपोर्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने केवल एक ही रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कई प्रकार की जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उनको सबमिट करने का काम किया था। लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो रिपोर्ट है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपकी रहेगी, सबसे जो महत्वपूर्ण आपकी रिपोर्ट रहेगी, तो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप कब लेके चलेंगे भाई, तो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपकी जो रहेगी वो आएगी आपके सामने 2007 में। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में दुनिया भर के ऐसे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो पता राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में जो गंभीर प्राथमिकताएं दी गई हैं वो 2005 को नहीं दी गई हैं, 2007 को दी गई हैं। लेकिन देखो ऐसा कहने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रॉपर टाइम पीरियड आपके सामने आता है वो 2005-2008 के बीच का आता है। तो ऐसा कहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन है, जो फॉर्मेशन है, वो 2005 में आपके सामने आता है। लेकिन जो उसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का जो आपका सबमिशन है वो 2007 में आपके सामने आता है। और रिपोर्ट का शीर्षक भी आपसे पूछा जा सकता है, इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो शीर्षक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा रिपोर्ट टू द नेशन। क्या कहेंगे, रिपोर्ट टू द नेशन। ये क्या बनेगा, टाइटल बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, शीर्षक बनेगा। तो जो आपका खाली टाइम पीरियड है उसको लेकर भी कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी। यानी कि गठन आप कहेंगे कोई बात नहीं 2005 में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप 2007 वाली मानेंगे। यानी कि जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग परीक्षा में आपसे बातें होने जा रही हैं, उस रिपोर्ट का सबमिशन कब आप लेके चलेंगे, वो आप 2007 में आप लेके चलेंगे और इसी को इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी मान के चलेंगे। और इस रिपोर्ट का जो आपका टाइटल है, जो आपका शीर्षक है, अगर वो आपसे पुटअप किया जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिपोर्ट टू द नेशन। अब देखो ये जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन है, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो फॉर्मेशन है, अगर आपको इसकी प्रेरणा बतानी हो, यानी कि इसके गठन की अगर आपको प्रेरणा बतानी हो, तो प्रेरणा के संदर्भ में आप किसको जोड़ के चलेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप जोड़ के चलेंगे। आप किसको जोड़ के चलेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या है आप लोग जोड़ के चलेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो क्या है, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। आप यहां पर कैलकुलेट करके चलेंगे। यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के शिक्षा को लेकर के जो विचार हैं, एडुकेशन को लेकर जो विचार हैं, उन विचारों को ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के संदर्भ में आप जो प्रेरणा है उसका मेजर वन क्या मान के चलेंगे, सोर्स आप मान के चलेंगे, सबसे मुख्य स्रोत आप क्या मान के चलेंगे, उन्हीं के विचारों को क्या है आपको मान करके चलना होगा। यह बात आप यहां पर जोड़ के चलेंगे।
अगली बात यह है कि जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में आपको और क्या क्या बातें यहां पर शुरुआत में बता करके चलनी पड़ेंगी। देखो, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में अब आप ये बताएंगे, ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन इन पर आपके परीक्षाओं में क्या सवाल जनरेट होते रहते हैं। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उस समय के अनुसार नोडल एजेंसी कौन है। नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी का मतलब क्या हो जाता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो व्यवहार होगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो व्यवहार होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो वित्तीय आवश्यकताएं होंगी, हालांकि इसमें जो शामिल लोग रहे उन्होंने किसी वेतन पर काम नहीं किया, लेकिन जब आप काम करोगे तो अन्य तरीके से आपको कुछ वित्तीय आवश्यकताएं पनप के आएंगी। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो व्यवहार रहेगा और सदस्यों के अलावा, चेयरपर्सन के अलावा जो अन्य प्रकार की आपकी वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने वाली जो संस्था बनेगी उसी को आप क्या कहेंगे? नोडल एजेंसी कहेंगे। तो उस टाइम पीरियड के अनुसार जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल एजेंसी बनेगी क्या बन जाएगी? प्लानिंग कमीशन बनेगा। वो क्या बनेगा आपका भी? प्लानिंग कमीशन बनेगा, यानी कि क्या बनेगा? योजना आयोग बनेगा। और आप लोग जानते हैं कि आज के समय में इसको आप क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। तो वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो याद रखेंगे कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जो नोडल एजेंसी आप मान के चलेंगे किसका? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, तो आपका क्या बनेगा? प्लानिंग कमीशन बनेगा। और साथ ही साथ आप ये बता के चलेंगे कि इसके चेयरपर्सन कौन रहे। इसके चेयरपर्सन कौन रहे? तो चेयरपर्सन के रिगार्डिंग नाम किसका आएगा? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इसके क्या थे? चेयरपर्सन थे। और जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में आपको क्या है? टोटल आपको क्या दिखाने? टोटल 7 मेंबर्स आपको दिखाने हैं। टोटल 7 मेंबर्स आपको दिखाने हैं। और क्या क्या देना है? इंक्लूडेड चेयरपर्सन, इंक्लूडेड चेयरपर्सन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो चेयरपर्सन है उनको जोड़ते हुए कुल मिलाकर के 7 लोग आपको क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंदर आपको क्या दिखाने हैं। तो रफली अगर हम ये कहते हैं कि 7 तरह के लोग आपको इसमें दिखा के चलने हैं, यानी कि टोटल जो आपका फिजिकल कंपोजिशन बन के आता है उसमें आप 7 लोगों को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि इंक्लूडेड चेयरपर्सन, जब आप चेयरपर्सन को भी इसके साथ जोड़ते हैं तो जो आपके प्योर मेंबर्स आपके बन के आए, या जिनको क्या कहा जाता है? अदर मेंबर्स कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? अदर मेंबर्स कहा जाता है। अदर मेंबर्स का मतलब यहां पे क्या होता है? सभापति के अलावा, या अध्यक्ष के अलावा, या चेयरपर्सन के अलावा। तो अदर मेंबर्स आपको कितने दिखाने? तो वो कितने हो जाएंगे आपके? 06 हो जाएंगे। भाई आता है ना भारतीय राज्य व्यवस्था में एक सवाल आता है ना, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कुल कितने लोग थे? तो कुल कितने थे? 7 थे। लेकिन अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को हटा देंगे तो कुल कितना बनेगा आपका? फिर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल अचानक से आपके सामने रख दिए जाते हैं। टोटल जो आपका फिजिकल कंपोजिशन है उसमें 7 लोगों को आपको कैलकुलेट करके चलना है। लेकिन मेन नाम क्या होगा आपका? चेयरपर्सन साहब का होगा। सैम पित्रोदा इसके चेयरपर्सन रहे। लेकिन अगर वो पूछ ले कि चेयरपर्सन के अलावा, अध्यक्ष या सभापति के अलावा, है ना, तो बाकी कितने हैं? बाकी आपके कितने बन के आएंगे? 6 आपके बन के आएंगे। तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी करके नहीं चलनी है। 2005-2008 के बीच का कैलकुलेशन हमने आपको बता दिया है। इसके प्रेरणा के रिगार्डिंग आप किनको प्रमोट करके चलेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप क्या प्रमोट करके चलेंगे? नोडल एजेंसी आपकी क्या बन जाएगी? उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग कमीशन बन जाएगा। ओके। और प्लानिंग कमीशन का जुड़ाव आप किस प्रकार के करके चलेंगे वो भी हमने आपको बताने का कार्य कर दिया है। साथ ही साथ इसका जो आपका फिजिकल कंपोजिशन होगा उसमें एक सभापति आपको दिखाई पड़ेंगे और 6 आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? सदस्य आपको दिखाई पड़ेंगे। और पहले जो आपके चेयरपर्सन है वो कौन है? वो सैम पित्रोदा है। ये नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी नाम के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके चलनी है। अब मामला क्या रहेगा? मामला यह रहेगा कि अगर आप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में कुछ गहरी बातें आपको यहां पर क्या है? जोड़ करके चलनी पड़ेगी। मेरी बातों को समझना। और यहां पर वो पुरानी कहावत जोड़ेगी जो अभी हम शुरुआत में आपको बता रहे थे कि शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग प्रकार के मूल्यों को रटना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग प्रकार के मूल्यों के संदर्भ में गहराई में जाते हुए ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए। यहां पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपको क्या बता रहा है?
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये कहना क्या चाहता है भाई कि 21वीं सदी के संदर्भ में 21वीं सदी के संदर्भ में चुनौतियों का 21वीं सदी के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, सामना कैसे किया जाए, सामना कैसे किया जाए, ये सवाल पूछ रहा है कौन? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, कि 21वीं सदी के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। अच्छा, ये जो आपकी चुनौतियां हैं, ये जो आपकी चुनौतियां हैं, तो ये चुनौतियां किसके संदर्भ में रहेंगी? ये चुनौतियां शिक्षा के संदर्भ में रहेंगी। ये चुनौतियां क्या हैं? शिक्षा के संदर्भ में रहेंगी। ये चुनौतियां क्या हैं भाई? शिक्षा के संदर्भ में रहेंगी, क्योंकि डिस्कशन हम किसको आधार बना के कर रहे हैं? एडुकेशन को। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शुरुआत में आपको ये बता करके चलता है कि 21वीं सदी के संदर्भ में 21वीं सदी के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। 21वीं सदी के संदर्भ में चुनौतियों का सामना आप कैसे करके चलेंगे, और ये जो चुनौतियां आपकी होंगी वो शिक्षा के संदर्भ में होंगी। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपको क्या बता रहा है? वो कहता है कि भाई जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ या भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने नाना प्रकार की चुनौतियां तो आएंगी ही। इतने समझदार तो हम सब लोग हैं ही कि अगर आप किसी भी विषय वस्तु को समय के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो विषय वस्तु के सामने अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती हैं, और अगर वो विषय वस्तु उन चुनौतियों का सामना करके चलेगी तो उसको अपने अंदर क्या नाना प्रकार के परिवर्तन लाने पड़ेंगे, या उसको अपने अंदर क्या नाना प्रकार के सुधार करने होंगे। अगर सुधार ले आएगी तो विषय वस्तु क्या बन जाएगी? एक प्रगतिशील विषय वस्तु बन जाएगी, और अगर सुधार नहीं ला पाएगी तो विषय वस्तु अपने आप में क्या बन जाएगी? अप्रगतिशील विषय वस्तु बन जाएगी। तो यहां पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहता है कि 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने जो नाना प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं, हम उन तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। तो यहां कहा गया कि इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, है ना। तो एक विकल्प दिया गया है, आप इसको विकल्प कह सकते हैं, आप क्या है, आप इसको विकल्प कह सकते हैं, या आप इसको क्या है, एक व्यवस्थित रास्ता भी कह सकते हैं। आप इसको विकल्प कह सकते हैं, या आप इसको क्या है, एक व्यवस्थित रास्ता भी आप इसको कह सकते हैं। और जो विकल्प आपको दिया गया है या जो व्यवस्थित रास्ता आपको दिया गया है, उसमें साफ साफ आपको बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना हो। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना हो, वही हम बता रहे थे आपको। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना हो, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना हो। अब इसको हम थोड़ा आपको समझा के चलेंगे। आप कभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) को देखना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या लिखा हुआ है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसको इतना ही लिख करके आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने छोड़ दिया, है ना। और आप जानते हैं कि यह मामला किसका है? मौलिक अधिकार का है। और अगर मौलिक अधिकार का मामला है तो इसकी तो गंभीर ताकत है। लेकिन अगर भारतीय नागरिक विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना रखते हो, या कोई गहरी जानकारी ना रखते हो, या कोई व्यवस्थित जानकारी ना रखते हो, तो क्या वो अपने इस मौलिक अधिकार का कभी प्रयोग कर पाएंगे? जी नहीं। तो अगर वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, तो ये हार संविधान की नहीं है। संविधान ने तो अपना कार्य कर दिया है। ये हार संविधान की नहीं है, संविधान ने तो अपना कार्य कर दिया है। ये हार किसकी है? आपके एजुकेशन सिस्टम की है। ये हार किसकी है? ये हार आपके एजुकेशन सिस्टम की है। और इस हार को अगर आप जीत में बदलना चाहते हैं तो फिर आपको यह मामला केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। अगर मामला मौलिक अधिकार का है तो मौलिक अधिकार का मामला तो हम तो कहते रहे हैं कि सभी की जिम्मेदारी बनती है कि मौलिक अधिकारों वाली चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिया जाए। और जब आप गहराई में जाकर के विचार एवं अभिव्यक्ति
जैसा जो आपका मौलिक अधिकार है उसके संदर्भ में जागरूक हो जाएंगे तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जागरूक आप तभी हो पाएंगे जब आप उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसके संदर्भ में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। अरे नेपोलियन साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, लेकिन प्रत्येक दिन दोपहर में क्या है, अपने दरबार में मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस किया करता था। तो उसको कोई गणितज्ञ थोड़ी ना बनना था, नहीं बनना था भाई, लेकिन वो उसका एक व्यवहार था। व्यवहार क्या था कि अगर हम मैथमेटिक्स पर लगातार कैलकुलेशन करके चलेंगे तो हमारा माइंड क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा। तो मेरे भाव को समझो, यहां यही तो समझाया जा रहा है कि चुनौतियों को आप आने से रोक नहीं सकते, आपको क्या है, उन चुनौतियों को टैकल करना पड़ेगा, आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जब आप उन चुनौतियों का सामना करने की बात करेंगे या आप उनको टैकल करने की बात करेंगे तो भाव फिर वही बनता है कि आपके एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य है नाना प्रकार के मूल्यों को रटना नहीं होना चाहिए, बल्कि नाना प्रकार के मूल्यों के संदर्भ में गहरा ज्ञान अर्जित करने का होना चाहिए। नेपोलियन मैथमेटिक्स का गहरा ज्ञान अर्जित करके चला, उसका माइंड एक्टिव हुआ। अगर आप अपने ही मौलिक अधिकारों के संदर्भ में गहरा ज्ञान अर्जित करके चलते हो तो आप अपने मौलिक अधिकारों का एक गहरा लाभ उठा पाओगे। तो समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? तो यहां राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का बड़ा भाव यह बनता है कि जो शुरुआत में हम आपको बताने का काम कर रहे हैं, इसको ऐसे ही समझना कि आप चुनौतियों को आने से रोक नहीं पाओगे, लेकिन आपको यह एश्योर करके चलना पड़ेगा, आपको यह सुनिश्चित करके चलना पड़ेगा कि इन चुनौतियों का सामना कैसे हो। तो हमने आपको बता दिया, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपको समझाना चाहता है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना हो। और जब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना हो जाएगा तो आपको क्या है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के क्या मिलेंगे, बड़े बड़े जानकार आपको मिलेंगे। और जब अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के बड़े बड़े जानकार आपको मिलेंगे तो जो चुनौतियां आपके सामने आएंगी, उन चुनौतियों के सामने आप उन बड़े बड़े जानकारों को रखने का काम करोगे तो उन चुनौतियों का सामना करना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। अब आप देखिएगा कि मैं इसको अलग तरीके से अभी और भी आपको अच्छा तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इसमें शुरुआत में क्या है, आप इस बात को लेकर के चलेंगे, यह बात आपके समझ में आ रही होगी। अब इसी का एक दूसरा पक्ष भी है। इसी का दूसरा पक्ष क्या है कि पहली बात तो उन्होंने ये कही है यहां पर शुरुआत में, दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये इसी का रूप है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना संभव हो जाए, प्रतिस्पर्धा करना संभव हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना क्या हो जाए, संभव हो जाए। और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप प्रतिस्पर्धा करने की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा कहां कहां होती है भाई, पड़ोसी राज्यों के साथ भी होती है, पड़ोसी राज्यों के साथ भी होती है, पड़ोसी राज्यों के साथ भी होती है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो प्रतिस्पर्धा आप करके चलते हैं तो आप क्या हैं, अल्प विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, बल्कि आप किसके साथ करते हैं, या तो आप किसके साथ करेंगे, विकासशील, या तो आप किसके साथ करेंगे, विकासशील देशों के साथ क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, या फिर किसके साथ करेंगे, विकसित देश के साथ क्या है, आप क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। विकसित देशों के साथ क्या आप क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो कहते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपको यह भी समझाने की बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, प्रतिस्पर्धा कैसे संभव हो पाए। तो प्रतिस्पर्धा का जो भाव बनेगा पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में भी बनेगा। आप पड़ोसी राज्य रक्षा के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं, विदेश के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं, विदेशी मामलों के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं, वित्तीय मामलों के संदर्भ में कैसा कार्य कर रहे हैं। तो उसको आपको देख करके आपको भी तो क्या बनानी पड़ेगी, कुछ उसी प्रकार की क्या बनानी पड़ेगी, योजनाएं आपको बनानी पड़ेंगी। अल्प विकसित देशों के साथ तो खैर क्या प्रतिस्पर्धा का मामला जुड़ेगा, लेकिन विकासशील देशों के साथ भी आपको प्रतिस्पर्धा करके चलनी पड़ेगी, और विकसित देशों के साथ भी क्या है, आपको प्रतिस्पर्धा करके चलनी पड़ेगी। तो यहां पर पड़ोसी राज्यों के साथ का मामला हो, या विकासशील देशों का मामला हो, या विकसित देशों का मामला हो, ये हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपको ये बताने का कार्य कर रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में कैसा व्यवहार हो रहा है, वित्तीय मामलों के संदर्भ में कैसा व्यवहार हो रहा है,
या विदेशी मामलों के संदर्भ में कैसा व्यवहार हो रहा है, या अंतरिक्ष के क्षेत्रों के संदर्भ में कैसा व्यवहार हो रहा है, तो आपको प्रतिस्पर्धा करके चलना पड़ेगा। अगर आप प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर आप प्रतिस्पर्धा करके चलोगे तो आपको भी क्या है, गहरे जानकारों को पैदा करना पड़ेगा। रक्षा संबंधी मामलों के गहरे जानकार आपके पास होने चाहिए, वित्तीय संबंधी मामलों के गहरे जानकार आपके पास होने चाहिए, विदेशी संबंधी मामलों के गहरे जानकार आपके पास होने चाहिए। और ये जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं, तो ये जो अलग अलग प्रकार के एक्सपोनेंट्स हैं, ये तभी पैदा हो पाएंगे, ये तभी जनरेट हो पाएंगे जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या बताओगे कि हम रटना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम क्या है, ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। तो ये इसी का क्या है, एक प्रकार का परिवर्तित रूप आप मान के चलेंगे, है ना। तो ये बताता है कि भाई 21वीं सदी के संदर्भ में हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां आएंगी, हम उनका सामना कैसे करेंगे, तो हम उनका सामना कैसे करके चलेंगे। तो विकल्प यह एक व्यवस्थित रास्ता आपको देने का कार्य किया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, और जिसमें समझाया कि आपकी एजुकेशन का बड़ा उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए, ज्ञान को अर्जित करना, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करना। और यह भी इसने कहा कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना क्या है, संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के भाव को नहीं अपनाएंगे, प्रतिस्पर्धा का मतलब यह नहीं होता है कि आप आक्रमण करने की स्थिति में जाएं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है कि जो अन्य के पास है वो आपके पास भी क्या है, होना चाहिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके पास अलग अलग फील्ड के क्या होंगे, एक्सपोनेंट्स, यानी कि गंभीर जानकार आपके सामने आ जाएंगे। और गंभीर जानकारों को अगर आपको जन्म दिलवाना है, या गंभीर जानकारों को अगर आपको पैदा करवाना है, तो फिर आपकी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए, वही ज्ञान अर्जित करना। अगली बात, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शुरुआत में क्या कही, ये कही कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल, लेकिन जोर कहां डाला, अनुसंधान प्रोग्रामों के साथ, यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है, उसके जो महत्ता है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसको बताया गया कि आपको इसके महत्व को पहचानना होगा। और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, उसको आपको क्या है, व्यवस्थित करना होगा, अनुशासित करना होगा। जाहिर सी बात है कि आपको नाना प्रकार के रिसर्च करने पड़ेंगे, अनुसंधान आपको करने पड़ेंगे। तो अनुसंधान आप लेकर के आओ, है ना। इसका भाव क्या बताया जा रहा है, इसका भाव भी यही है कि इसके दो भाव आप जोड़ के चलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना संभव हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना क्या हो जाएगा भाई, संभव हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, अगर आप उसकी महत्ता पर जोर डालोगे, तो एक चीज और यहां पर आप कह सकते हैं कि लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाना आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना यहां पर कि यह बात तो कही जा रही है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप एक बात देखो, जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट कहां आता है, इस बात का नेगेटिव इंपैक्ट कहां पर आता है, तो इस बात का नकारात्मक प्रभाव कहां पर आता है, किस पर आता है, पर्यावरण पर आता है। किस पर आता है, पर्यावरण पर आता है। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कोई भी प्रावधान या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कोई भी कैलकुलेशन पर्यावरण संरक्षण की चर्चा नहीं करती। यह एरर आएगा आपकी परीक्षा में, पर्यावरण संरक्षण की कोई चर्चा नहीं, पर्यावरण संरक्षण की कोई चर्चा नहीं।
तो ये जुड़ाव आप क्या यहीं पर लेकर के चलेंगे कि ये तो बताया जा रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो आपका एडुकेशन है, आपको उसकी महत्व को पहचानना होगा, उसे क्या है आपको व्यवस्थित बनाना होगा, आपको नाना प्रकार के जो अनुसंधान प्रोग्राम हैं उनको अपनाना होगा। इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना संभव हो जाएगा, आप लोगों के जीवन को सुविधाजनक क्या है बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप इस हिसाब से व्यवहार करने की बात करेंगे तो आप है ना, इस चर्चा का जो नकारात्मक प्रभाव आएगा कहां पर आएगा, आपके एनवायरमेंट पर आएगा। लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बातें बहुत सारी की, लेकिन जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण आप कहते हैं, उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की है। यानी कि अगर आपकी परीक्षा में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर आधारित होकर के कोई सवाल पनपता है और अगर कहीं भी ये शब्दावली है पर्यावरण या पर्यावरण संरक्षण, तो वहीं पर आपका क्या है, एरर है, वहीं पर आपकी क्या है, गलती है, वहीं पर आपका क्या एरर है। ये तो खैर आपको कहना पड़ेगा कि कृषि की शिक्षा की महत्ता पर बल, क्योंकि अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो भारत की पहचान खोने का काम आप करेंगे। कृषि की शिक्षा की महत्ता पर बल, उद्योगों की शिक्षा की महत्ता पर बल, उद्योगों की शिक्षा की महत्ता पर बल। लेकिन बात यहां भी क्या जुड़ेगी, वही अनुसंधान प्रोग्रामों के साथ, अनुसंधान प्रोग्रामों के साथ, अनुसंधान प्रोग्रामों के साथ, अनुसंधान प्रोग्रामों के साथ, अनुसंधान प्रोग्रामों के साथ। नंबर 5 में इसमें यह कहा गया कि शिक्षण संस्थानों में मजबूत प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, मजबूत प्रबंधन पर बल दिया गया। मजबूत प्रबंधन पर क्या है, बल दिया गया। इसका फायदा यह होता है कि अगर आप ये कहते हैं ना कि शिक्षण संस्थानों में आपको जो मैनेजमेंट है बाय द बुक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इसका बड़ा फायदा यह हो जाता है कि जब ऐसा होता है तो विद्यार्थियों का भी आने का मन करता है, और जब ऐसा होता है तो जो आपके अध्यापक गण है उनका भी आने का मन होता है, और जब ऐसा होता है कि जो ऐसा होगा तो जो आपका अदर स्टाफ है उसका भी क्या आने का मन करता है। तो ये प्रावधान हमेशा से अच्छा माना गया है कि अगर आप कोई भी ऐसी कैलकुलेशन करने की बात करेंगे तो आपको ये कह करके चलना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को अनावश्यक तौर पर असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। इसकी सबसे अच्छी बात तो शुरुआती समय में हमको ये लगती है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सरकारी क्रियाकलापों को आसान बनाना हो जाए, सरकारी क्रियाकलापों को आसान बनाना हो जाए, सरकारी क्रियाकलापों को आसान बनाना हो जाए, है ना। तो ऐसे में चाहें तो आप अरस्तु साहब को भी याद कर सकते हैं। अरस्तु ने तो कहा था कि राज्य जैसी व्यवस्था के आलोक में ही मानवीय समुदाय के लोगों का विकास संभव है, और अगर किसी व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता नहीं, वह या तो जानवर है या क्या है, देवता है। यानी कि अरस्तु राज्य जैसी व्यवस्था को मानवीय समुदाय के लोगों के विकास के संदर्भ में एक मजबूत या सर्वोत्तम व्यवस्था मान के चल रहे थे। लेकिन उनके अकॉर्डिंग भी यह तभी संभव होना था जब मानवीय समुदाय के लोगों का व्यवहार राज्य के साथ आ जाए, जब मानवीय समुदाय के लोग राज्य के क्रियाकलापों को, है ना, सहयोग के धरातल पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। क्योंकि जब राज्य के क्रियाकलाप आगे बढ़ेंगे तभी तो मानवीय समुदाय के लोगों का विकास होगा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह कहता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य यह हो जाना चाहिए कि सरकारी क्रियाकलापों को आसानी मिल जाए, सरकारी क्रियाकलापों के साथ लोगों
के सहयोग का धरातल स्थापित हो जाए। इस प्रावधान का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सरकार के जो भी क्रियाकलाप हैं आप उन क्रियाकलापों की खिलाफत नहीं कर सकते। संवैधानिक तौर पर अगर आपको अपना को डिससैटिस्फैक्शन दिखाना, आप दिखाओ, लेकिन गैर संवैधानिक तौर पर नहीं, है ना। क्योंकि राज्य को आवश्यकता पड़ती है पढ़े लिखे लोगों की, राज्यों को आवश्यकता पड़ती है ऐसे लोगों की जो राज्य के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में अपना एक सकारात्मक योगदान दे पाए। तो यह प्रावधान हमको बहुत अच्छा लगता है, किसका? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, जिसके माध्यम से बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य है सरकारी क्रियाकलापों को क्या है, आगे बढ़ाना हो जाए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सरकारी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना हो जाए, या उन्हें व्यवस्थित बनाना हो जाए, या उन्हें क्या है, आसान बनाना हो जाए। क्योंकि भी आप भी जब अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपका जुड़ाव क्या होगा? राज्य के साथ ही तो है। आप अध्यापन करोगे तो आप अध्यापन तो कक्षा में करोगे, लेकिन आप राज्य के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने का कार्य करोगे, आप राज्य को गतिशीलता देने का कार्य करोगे। क्योंकि आप राज्य के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाओगे, राज्य को गतिशीलता देने का कार्य करोगे, राज्य अपना काम करेगा, है ना, इनकम जनरेट होगी, बदले में आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब सातवीं बात क्या कही गई है? यह कल्चर आजकल तो काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। अभी इसमें थोड़ा इंग्लिश में लिखना चाहूंगा मैं। इसमें यह कहा गया है कि एक तो यह कहा गया है कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज की महत्ता पर बल, लाइब्रेरीज की महत्ता पर बल। इसका मतलब एक तो यह है कि आप ये कह के चलेंगे कि व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित, व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। फाइनली मतलब क्या बन के आता है? ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन करना आसान हो जाए, अध्ययन करना आसान हो जाए। अध्ययन करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक मामला तो यह बनता है। दूसरा क्या है? दूसरा यह भी कहा गया है कि भी हम क्या हैं, लाइब्रेरीज की शिक्षा की महत्ता पर बल, लाइब्रेरीज की शिक्षा की महत्ता पर बल, लाइब्रेरीज की शिक्षा की महत्ता पर बल। अब इसका मतलब क्या बन जाता है? इसका मतलब यह बन जाता है ताकि इस क्षेत्र में भी लोग अपना कैरियर बना पाएं, लोग अपना कैरियर बना पाएं। तो लाइब्रेरीज के रिगार्डिंग दो प्रकार की बातें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कैलकुलेट करता हुआ दिखाई पड़ता है। एक तो लाइब्रेरीज की महत्ता पर बल है कि लाइब्रेरीज में आपको क्या देना होगा? व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित पुस्तकें आपको उपलब्ध करवानी पड़ेंगी। यानी कि जो किताबें आप उपलब्ध करवाने की बात करेंगे उनमें बिखराव ना हो, बल्कि सिस्टमैटिकली आपको ऐसी किताबें देनी पड़ेंगी जो वैल्यूज को क्या है, सिस्टमैटाइज फॉर्म में क्या है, विद्यार्थियों के सामने रखने की बात करेंगी, ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन क्या हो जाए, आसान हो जाए। और साथ ही साथ आपको क्या है, लाइब्रेरीज की जो आपकी शिक्षा है उसकी महत्ता पर आपको बल देना पड़ेगा, ताकि इस क्षेत्र में भी क्या है, लोग अपना कैरियर बना पाए। यानी कि आप और हम लोग मिलकर के अगर किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाने की बात करेंगे तो संभवतः हम किताब को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन जो आपके लाइब्रेरीज के अंदर का स्टाफ होता है उनको हर जानकारी होती है कि किस किताब को हमने कहां पे रखा है और किस किताब को कैसे रखा जाता है, क्या सीक्वेंसेस जनरेट किए जाते हैं, कैसे सेक्शंस बनाए जाते हैं और कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो सारा का सारा मामला क्या है,
वो एडुकेशन ऑफ किसका है? लाइब्रेरीज का है। तो उस पर भी बात कही जा रही है कि इस पर भी इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी महत्ता पर आपको थोड़ा बल देना पड़ेगा ताकि इस फील्ड में भी लोग क्या है अपना कैरियर बना पाए। अब इसमें 8वें नंबर पर एक बात कही गई है कि एक फैसिलिटी लानी पड़ेगी जिसको क्या कहना होगा? फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका भाव क्या है। देखो इसका भाव यह है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ही नहीं सूर्यकिरण बैच में ही डिस्कस किया है कि 1784 ईस्वी में बंगाल में क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई विलियम जोन्स की ओर से, और जो अपने आप में क्या रही? एक प्रिंटिंग प्रेस रही। और उस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हमारे समाज, संस्कृति और धर्म की जो किताबें हैं उनका अनुवाद किसमें किया गया? अंग्रेजी भाषा में किया गया, है ना। अब अंग्रेज तो अंग्रेजी भाषा में पढ़ के चलेंगे ना, तो उन्होंने अपने आप को क्या है एक फैसिलिटी देने का कार्य किया। और उसका भाव क्या बताया गया? ताकि वो हमारे समाज, संस्कृति, धर्म को जान पाएं। इसका बड़ा फायदा उनके लिए क्या होगा? वो हमारी ताकत को पहचान पाएंगे और हमारी कमजोरियों को भी जान पाएंगे, और हमारी कमजोरियों को क्या है फिर अपनी ताकत बना लेंगे, और जो हमारी ताकत रहेगी उससे क्या है सावधानियां बरतने का कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हर हिंदी की किताब आपको बढ़िया ज्ञान नहीं दे सकती, हर इंग्लिश की किताब आपको बढ़िया ज्ञान नहीं दे सकती, तमिल भाषा की हर किताब आपको बढ़िया ज्ञान नहीं दे सकती, तेलुगु भाषा की हर किताब आपको बढ़िया ज्ञान नहीं दे सकती, मलयालम भाषा की हर किताब आपको बढ़िया ज्ञान नहीं दे सकती। लेकिन मेरा ऐसा समझाने का मतलब यह है कि अगर किसी विषय वस्तु के संदर्भ में अच्छी जानकारी क्या है हिंदी की किताब में है, तो हिंदी वाले तो जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उसका ट्रांसलेशन किस में हो जाना चाहिए? इंग्लिश भाषा में हो जाना चाहिए। और अगर किसी विषय वस्तु के संदर्भ में अच्छी जानकारी क्या है इंग्लिश भाषा में है, तो उसका ट्रांसलेशन क्या है? हिंदी भाषा में हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह कहना चाहता है कि जो सटीक, जो अच्छी बात कही गई है ना, जो बेहतरीन बात कही गई है, जो कमाल की बात कही गई है, जो प्रभावशाली बात कही गई है ना, उसमें भाषा की कठिनाई सामने नहीं आना चाहिए। उसमें क्या है भाषा की कठिनाई सामने नहीं आनी चाहिए। आपने कहा कि आपको किसी इतिहासकार को पढ़ना है, लेकिन अगर वो इतिहासकार मान लीजिए इंग्लिश में लिखते हैं, तो हम तो हिंदी भाषी वाले लोग हैं, हम उनको कैसे कैलकुलेट करके चले? तो हमारे लिए एक सुविधा आ जानी चाहिए कि उसका अनुवाद किस चीज में हो जाए? हिंदी भाषा में हो जाए। तो कुल मिलाकर के मामला इसका यह बनता है कि जो आपका फैसिलिटी ऑफ क्या है ट्रांसलेशन है, इसका मामला क्या बनता है कि व्यवस्थित ज्ञान की पहुंच, व्यवस्थित ज्ञान की पहुंच, आप ऐसा कह सकते हैं व्यवस्थित ज्ञान की पहुंच के संदर्भ में भाषा की कठिनाई बाधा ना बने। भाषा की कठिनाई बाधा ना बने। भाषा की जो कठिनाई है वो क्या है? बाधा ना बने। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। नंबर 9 पे क्या कहा गया है? अंग्रेजी भाषा की महत्ता पर बल। 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 अब मजे की बात क्या? देखो मजे की बात यह है कि अंग्रेजी भाषा की महत्ता पर बल यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो कोई परेशानी नहीं है। या जो आपका हायर एजुकेशन है वहां भी कोई परेशानी नहीं है। जो आपका हायर एजुकेशन है वहां भी कोई परेशानी नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश में क्या टीच करा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने चौंकाने वाली बात कही, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने चौंकाने वाली बात यह कही कि अंग्रेजी भाषा की महत्ता पर बल यानी कि कक्षा एक से ही विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए। कक्षा एक से ही विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए। कक्षा एक से ही क्या है विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए। कक्षा एक से ही विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए।
तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अच्छा कहा, क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मेन जुड़ाव कहां होगा? यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ होगा या हायर एजुकेशन के साथ होगा। लेकिन जब अंग्रेजी भाषा की बात आई और अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अपने विचारों को प्रस्तुत करना पड़ा, तो फिर वहां पर इसने ये अच्छी बात कह दी कि भैया देखो, हमारे यहां कहानी बहुत खराब है, हमारे यहां कहानी, और ये वास्तव में खराब है ना। आपको वैसे बुरा लगेगा, लेकिन हमने बहाना बनाया हुआ है, हमने सबने बहाना बनाया हुआ है। और हमने सबने बहाना क्या बनाया हुआ है? क्या कहा कहते हैं हम, हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह हमारा बहाना है। लेकिन आप समझ लो, यह सच्चाई है कि ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े अंग्रेज बन जाएं, लेकिन इतना बिल्कुल हमको करके चलना चाहिए कि अगर कभी हमें अंग्रेजी में सरवाइव करना पड़ जाए, तो अंग्रेजी में सरवाइव करना हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह अच्छा कह दिया कि ये हम गलतियां करते हैं, ये हम क्या है? गलतियां करते हैं। अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा है वो कक्षा 1 से ही क्या है? विद्यार्थी को दी जाए। वो कक्षा 1 से ही क्या है? विद्यार्थी को दे दी जाए, है ना। अब देखिएगा, और इसमें क्या कहा जा रहा है, ये अच्छा कहा। अब जी आपकी जो बात है, इसको कहा जाता है कि नेशनल नंबर 10 की बात बता रहे हैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क की महत्ता पर बल, की महत्ता पर बल। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अभी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? शिक्षण अभिरुचि। मान लीजिए अभी हम कक्षा में किसका अध्ययन कर रहे हैं? शिक्षण अभिरुचि का अध्ययन कर रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसा मान के चले कि शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में एक महान जानकार हैं, एक महान क्या है? जानकार हैं, एक महान जानकार है, जिनको हमने क्या कहा? ए कह दिया। लेकिन ये उपलब्ध कहां पर हैं? मान लीजिए ये उपलब्ध कहां पर हैं? ये उपलब्ध कहां पर है? मान लीजिए हम इलाहाबाद के नाम लिख लेते हैं। ये उपलब्ध कहां पर है? मान लीजिए इलाहाबाद में है ना। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मामला ये होगा कि इनको, है ना, अब इनको हमें क्या है? मान लीजिए इनको कहां, इनकी जो जानकारी है ना, उस जानकारी के आधार पर मान लीजिए, है ना, इनका अध्यापन मान लीजिए देहरादून में संभव हो जाए, देहरादून में संभव हो जाए, देहरादून में क्या संभव हो जाए। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि इनको इलाहाबाद से देहरादून आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि इलाहाबाद में रहते हुए ये देहरादून के विद्यार्थियों को क्या है? पढ़ा पाए, है ना। यानी कि जो किसी विषय वस्तु का अगर आपको लगता है कि अच्छा जानकार है, तो अगर वो आपके शहर में या किसी पर्टिकुलर स्थान पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि वहां के विद्यार्थियों को वो अपने गाइडेंस दे करके चलें, वहां के विद्यार्थियों को क्या है? वो पढ़ा करके चलें, तो उनको फिजिकली ना आना पड़े, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा क्या इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वो जहां है वहीं से उनके लिए क्या है? एक सुविधा आप जनरेट करा दो कि भाई वो क्या है? आप कोई वेब पोर्टल बना सकते हो, आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हो कि वहीं से क्या है? वो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करे। इसका फायदा क्या होगा? जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को होगा। नंबर 10 पे आप क्या कहेंगे? नंबर 11 पे आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं, इतना ही जुड़ाव करेंगे क्योंकि ये तो सेपरेट टॉपिक आपके सामने आने वाला है। राइट टू एजुकेशन, है ना, यानी कि शिक्षा को एक अधिकार बना दिया जाए, शिक्षा को एक अधिकार बना दिया जाए, शिक्षा को एक अधिकार बना दिया जाए। और हम तो इंडियंस हैं भाई, हमने काम क्या किया? हमने काम ये कर दिया, ये कनेक्टिविटी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के साथ ही करना है, क्योंकि रिपोर्ट का जो मेजर रिपोर्ट थी उसका सबमिशन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। तो आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना, कब लाया गया भाई? 2009 में लाया गया। कब लाया गया? 2009 में लाया गया, है ना। तो ये जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया है ना, इस पर प्रभाव किसका दिखाएंगे? इस पर प्रभाव किसका दिखाएंगे? इस पर प्रभाव किसका दिखाएंगे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश का। ठीक है।
नंबर 12 पे क्या कहा गया? नंबर 12 पे यह कहा गया कि भाई देखिए ऐसा है कि यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या कहा कि हम एक टारगेट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? हम एक टारगेट बनाएंगे। और हम टारगेट क्या बनाएंगे? टारगेट बनाएंगे 2015 तक हमें क्या है? हमें 15% क्या है? कन्वर्जन रेट लेना है। हमें 15% क्या है? कन्वर्जन रेट लेके चलना है। हमें 15% क्या है भाई? कन्वर्जन रेट लेके चलना है। इसका मतलब यह होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन ग्रहण कर लेते हैं लेकिन अपने आप को हायर एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये कहता है कि ये हम 2015 तक का टारगेट बनाते हैं कि 2015 तक हमें क्या है? एक कन्वर्जन रेट लेके चलना पड़ेगा 15%। यानी कि अगर मान लीजिए 100% आप मान के चलिएगा, 100% आप मान के चलिएगा कि 100% विद्यार्थियों का एक समूह आपने लिया, उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन पूरा किया, उनमें से 15% का जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल किस में हो जाना चाहिए? हायर एजुकेशन में हो जाना चाहिए। उनमें से 15% का जो आपका कन्वर्जन है वो किस में हो जाना चाहिए? वो हायर एजुकेशन में हो जाना चाहिए। तो 12 प्रकार की बातें हमने कर ली, किसको आधार बना करके? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को आधार बना करके। ठीक है, अब कुछ और अच्छा है इसमें, बस ये लास्ट होने जा रहा है इसका। 13 में आप क्या कहेंगे? ये प्रावधान बहुत मजे का है ना। इसको कहा जाता है, देखो एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं विज्ञान की शिक्षा। एक क्या होता है? विज्ञान की शिक्षा। और एक आपका क्या होता है? सामाजिक विज्ञान की शिक्षा। एक आपका क्या होता है? सामाजिक विज्ञान की शिक्षा। एक होता आपका विज्ञान की शिक्षा, एक होता आपका सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, है ना। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा कि भैया इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, है ना। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ साइंस एंड एजुकेशन ऑफ सोशल साइंस। यानी कि विज्ञान की शिक्षा को सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के साथ क्या है? जोड़ दिया जाए। विज्ञान की शिक्षा को सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के साथ क्या जोड़ दिया जाए? अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा क्या है? वो क्या है? नीतियों की रूपरेखा बनाने में मदद करती है। नीतियों की रूपरेखा बनाने में क्या मदद करती है? और विज्ञान की शिक्षा क्या है? विज्ञान की शिक्षा क्या करती है? इन नीतियों को लागू कराने में मदद करती है। इन नीतियों को लागू कराने में क्या है? मदद करती है। इन नीतियों को लागू कराने में क्या है? मदद करती है। तो यह प्रावधान भी इसका बहुत अच्छा माना जाता है कि विज्ञान की शिक्षा को हम किसके साथ जोड़ दें? सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के साथ जोड़ दें। क्योंकि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा आपको कहां पर हेल्प करेगी? जब आप नीतियों की रूपरेखा तैयार करेंगे और इनको लागू कराने में आपको हेल्प कहां से मिलेगी? विज्ञान की शिक्षा से। तो दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए ताकि मामला अपने आप ही क्या बन जाए? प्रभावशाली हो जाए। अगली बात इसमें यह कही गई है कि कानून की शिक्षा की महत्ता पर बल। 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 अब कानून की शिक्षा की महत्ता पर बल, इसके दो प्रकार का एस्पेक्ट बन सकते हैं। एक तो क्या है देखिए, एक तो यह है लोगों को न्याय दिलाना संभव हो जाएगा, संभव हो पाएगा। मतलब ऐसा हमको कह के चलना है, लोगों को न्याय दिलाना क्या है? संभव हो पाएगा। दूसरी बात एक ये है, इसका एक भाव यह भी बन के आता है कि कानूनी मामलों में
कानूनी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करना आसान हो जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व करना आसान हो जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व करना आसान हो जाएगा, है ना। भाई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या है, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिए जाते हैं, है ना। अगर वहां पर जैसे मान लीजिए आप किसकी बात कर लें, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लें, अगर वहां किसी मामले में आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको तो फिर गंभीर जानकारी होनी चाहिए ना। तो एक भाव ये भी बनता है, एक ये तो है ही है कि लोगों को न्याय दिलाना संभव हो पाएगा, वो तो हमें कह के चलना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये भी बन पाती है कि कानूनी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करना क्या आसान हो जाएगा। हम अपनी मजाक नहीं उड़वा सकते ना भाई, हम अपने क्या मजाक तो नहीं उड़वा सकते। हमें अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कानून के किसी प्रश्न को लेकर के अगर भारत को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या भारत को अपना अगर पक्ष रखना पड़ेगा तो हमें तो एक व्यवस्थित व्यक्ति को भेजना पड़ेगा ना। तो यह मामला बन रहा है किसका, इस बात का जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कही गई है। ये तो खैर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या, ये तो कर कह के चल रही है आपको, कोई बात नहीं है इसमें कि आप इसको कहेंगे हेल्थ एडुकेशन की शिक्षा पर बल, हेल्थ एडुकेशन की शिक्षा पर बल। ठीक है, अब इसको भी आप कैसे लेके चलेंगे। अगर हेल्थ एडुकेशन की शिक्षा पर बल है ना, तो मैं तो ये कहूंगा एक बात तो आप यही कह लें कि एक व्यवस्थित चिकित्सा सुविधा लोगों को उपलब्ध कराना है ना। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप यहां मामला किसका जोड़ेंगे, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। क्योंकि भाई देखो मेडिकल साइंस के भी क्या अपने कुछ एथिक्स तो होते ही हैं। हालांकि सच्चाई तो आपके सामने है ही, सच्चाई तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें सैद्धांतिक बातें करनी है। और अगर हमें सैद्धांतिक बातें करनी है तो ऐसा व्यवहार करने में कोई समस्या नहीं कि मेडिकल फील्ड के या मेडिकल साइंस के भी अपने कुछ एथिक्स होते हैं। तो समाज सेवा करना, हम तो कहेंगे ये बात बिल्कुल कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो लोगों को आगे आना चाहिए। और ये मेडिकल साइंस या मेडिकल फील्ड के लोगों का भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हर मामले में आप गांधी की डिमांड ना करें, है ना भाई। हर मामले में क्या आप गांधी की डिमांड ना करें। अरे गांधी जी खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, उनके माता पिता ने खुद गांधी जी के लिए क्या है यही पेशा चुना था। और उनके माता पिता कहा करते थे हम गांधी को डॉक्टर बनाएंगे और उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, समाज की सेवा करना। आप उन्हीं की डिमांड कर रहे हो। तो दोनों पक्ष दिखा दो कि लोगों को एक बेहतरीन आप चिकित्सा सुविधा दें, एक आसानी देने का काम करें, और साथ ही साथ क्या है सामाजिक न्याय को क्या है बढ़ावा भी क्या है आप लोग दिलवा करके चलें। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने साफ साफ कहा, यह प्रावधान भी इसका इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओपन एंड डिस्टेंस एडुकेशन की महत्ता पर बल। जैसे आप आज देखते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपकी मिलती है, इग्नू आपको मिलता है ना। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे हो जाते हैं जो रेगुलर जो आपके शिक्षा प्रोग्राम है उनके साथ अपना जुड़ाव नहीं कर पाते, तो उनके बारे में बातें हो रही हैं कि जो आपका ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है इसके महत्व पर भी क्या बल दिया जाए। तो इस सारी चर्चा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में रही, है ना। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में हमने संभवतः कोई कंजूसी नहीं की होगी, है ना, लेकिन जो भाव हमने देने का कार्य किया, जो बातें हम आपको समझाना
चाह रहे थे या जो हमने समझाने का आपको प्रयास किया, इन बातों का आत्मसातीकरण तो आपको करके चलना ही चलना है, लेकिन इन बातों को आपको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। इन बातों को विस्तारित रूप भी क्या है आपको दे करके चलना पड़ेगा। हमने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आपके सामने की है ना। हालांकि कुछ बातों में आपको लगेगी कि थोड़ा गहराई गई है या प्रावधानों को कैलकुलेट किए जाने के संदर्भ में लेक्चर आपको लग सकता है कि टाइम टेकन है, लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, टाइम टेकन कुछ नहीं होता है ना। लोग कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने सालों तक तैयारी की, लोग आपके क्या है अंतिम सफलता को देखेंगे। तो अभी टाइम इन्वेस्ट करो और उस अंतिम सफलता के लिए कार्य करो, है ना, जो लोगों को मजबूर करेगी आपकी तारीफ किए जाने के संदर्भ में या आपको सैल्यूट किए जाने के संदर्भ में। तो आज की चर्चा में इतना ही, ठीक है। और देखो हम लगातार आपको यही सिखा रहे हैं कि आप जितना व्यवस्थित हो सकते हैं, जितना अनुशासित आप हो सकते हैं, हम दिन में लगभग 2 घंटे आपसे मांगते हैं, वो दिन में 2 घंटे का समय आप हमको दे दीजिएगा। बाकी आपके लिए जो भी सर्वोत्तम विकल्प है वहां आप अपना जुड़ाव करके चलें और अपनी भाई मामला केवल आपकी तैयारी का है। हम ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, लेकिन प्रयास आपको भी करने होंगे, आपको भी गंभीर प्रयास करने होंगे। जिन जिन सर्वोत्तम विकल्पों का आपने चुनाव किया है, जो भी आपको डायरेक्शन अच्छी देने का कार्य कर रहे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करें, सभी को समझें और जहां आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से जुड़ाव करके क्या है आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।